नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर से विद्या भारती ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा अष्टम में विषय सामाजिक में और उप विषय इतिहास में आपको जो प्रकरण आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो हमारा है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास। यानी कि स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ या जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी या क्या क्या विकास के लिए उसके सामने समस्याएं थी, उसके विषय में आज इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। 14 अगस्त की रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने संविधान सभा में एक भाषण में कहा कि जब समस्त विश्व सो रहा है तो भारत उस समय क्या है, जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी कि 14 अगस्त की रात्रि को संविधान सभा के भाषण में नेहरू जी ने ऐसा अपने भाषण में कहा कि सारा विश्व जब सो रहा है तो भारत अपनी स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। तो जब भारत की करोड़ों जनता का सपना जो अब पूरा हो चुका था, यानी कि इतने वर्षों के बाद जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी को झेल रहे थे, उसके द्वारा अब उससे हम आज़ाद हो चुके थे, तो अब सारी जनता का जो सपना है वो सच हो चुका था। तो लेकिन उस समय जो भारत देश था उसके समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी। यानी कि भारत आज़ाद तो हो चुका था, उसको स्वाधीनता मिल चुकी थी, लेकिन ये सब आपको भी पता होगा कि क्या होता है कि जब कोई किसी पे शासन करता है, यानी कि किसी अंग्रेज़ों ने जब किसी देश पर शासन किया, जैसे भारत पर ही शासन किया उसको, तो उन्होंने क्या किया, उसकी हर व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि उसकी हर व्यवस्था को एक तरह से समाप्त कर दिया। तो अब भारत आज़ाद हो गया तो उसको एक नए सिरे से फिर से नई शुरुआत करनी थी, उसके समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी। तो सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत की समस्याएं आती हैं आपकी, तो वो आती हैं स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। तत्कालीन से मतलब आता है आपका एट ए प्रेजेंट, यानी कि भारत आज़ाद हो गया और उस समय जो तत्कालीन समस्याएं जो थी वो उसकी क्या क्या थी। यानी कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय की सबसे पहली जो समस्या आती है भारत की वो थी शरणार्थियों की समस्या। तो देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो सबको पता है जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो वो दो हिस्सों में बट गया। यानी कि उसका एक हिस्सा क्या बना, पाकिस्तान बना, और दूसरा बना आपका हिंदुस्तान। भारत दो हिस्सों में आपका बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक दंगे हुए और भारत में भी उस समय सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ऐसे में क्या रहा, जो पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे, जिनमें बहुत से हिंदू भी थे, आपके सिख थे और जो मुसलमान भाई थे, तो वो शरणार्थियों के रूप में जब भारत में आए तो उन शरणार्थियों को बसाने की समस्या उस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। यानी कि भारतीय सरकार के सामने उस समय ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो भारत के यहाँ पर भारत के पास 75,000 लोग जो उस समय आए, जिनमें हिंदू, सिख, मुसलमान सभी शामिल थे, कि उनको किस प्रकार बसाया जाए। तो उसका एक निदान, एक सल्यूशन उस समय ढूंढा गया। क्या किया गया कि करोड़ों रुपए खर्च करके, यानी कि सरकार ने बहुत से पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए और उन शरणार्थियों को क्या किया गया, फिर से बसाया गया। जब उनका मान लीजिए घर परिवार सब पाकिस्तान में छूट गया, वो शरणार्थी थे पाकिस्तान से आए, तो उनको बसाने के लिए क्या किया गया, फिर से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उनको पुनः बसाया गया, उनको भूमि दी गई, उनको मकान बना कर दिया गया ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर सकें। नेक्स्ट समस्या तत्कालीन में जो आती है वो थी आपकी देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत छोटी छोटी देसी रियासतों में बटा हुआ था। यानी कि अलग अलग जो नवाब थे या राजा थे वो अलग अलग अपनी रियासतों को चलाते थे, अलग अलग रियासतों में भारत उस समय बटा हुआ था। तो भारत के समक्ष उस समय सबसे बड़ी एक समस्या ये भी थी कि इन देसी रियासतों का भारत में कैसे विलय किया जाए, यानी कि भारत में इनको कैसे मिलाया जाए। उस समय जो आपकी हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो रियासतें थी, इनके जो निज़ाम या जो नवाब थे वो क्या थे, स्वतंत्र थे, तो वो उनकी इच्छा पे था कि वो स्वतंत्र रहें या भारत में अपने आप को मिलाएं। तो उस समय हमारे जो देश के
इसका एक सोल्यूशन क्या रहा, उस समय जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री थे उस समय, केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ से जितनी भी देसी रियासतें थी इनका क्या किया, भारत में विलय किया। यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और बहुत सूझबूझ से जितनी भी देसी रियासतें थी इन सभी को भारत में मिला लिया, जिससे कि क्या हुआ, भारत जो है एक संगठित संघ बन गया। क्योंकि यदि ये रियासतें अलग अलग रहती या बटी रहती, अपने आप में स्वतंत्र रहती, तो भारत एक संघ राज्य बनाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि सब रियासतें अपनी स्वतंत्र होती तो इनका विलय करना उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। तो जिसका कार्य किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, इन छोटी छोटी रियासतें जो उस समय बटी हुई थी 562 रियासतों को भारत सरकार द्वारा अपने भारतीय संघ में ही उनको मिला लिया। नेक्स्ट थी हमारी उस समय पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो पाकिस्तान के कबायली लोग थे, यानी कि उसके जो कबीले में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, कश्मीर में धावा बोल दिया। यानी कि स्वतंत्र तो हो गया था, दो देश भी बन चुके थे, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, लेकिन जो पाकिस्तान के आपके कबायली जो लोग थे, यानी कि कबीलों में जो निवास करते थे, उन्होंने क्या किया, कश्मीर में उस समय धावा बोल दिया। अब जब कश्मीर पर धावा बोला तो उन्होंने 1/3 भाग पर, जो कश्मीर का आपका 1/3 भाग था, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। उस समय जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने ये अपील की कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो कश्मीर में शामिल हो, तो उन्होंने ये अपील की कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो भारतीय सरकार ने उस समय क्या किया, उसके एक सोल्यूशन किया कि भारतीय सेना को जो है उस समय आदेश दिया गया, और भारतीय सेना ने क्या किया, जो पाकिस्तानी कबायली लोग थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, उनको भारत से पीछे खदेड़ दिया, यानी कि कश्मीर से उनको निकाल दिया, और कश्मीर जो है उसके बाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। यानी कि आज जो है कश्मीर हमारे भारत देश का ही हिस्सा है। लेकिन अभी भी कश्मीर के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी कब्जा है, यानी कि अनाधिकृत कब्जा है। वो हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अधीन है, उसने अभी भी उस पर अनाधिकृत कब्जा बनाया हुआ है। अब अगली जो समस्या आती है हमारी, नेक्स्ट आती है हमारी आर्थिक समस्या। तो देखिए आर्थिक समस्या क्या, जब कभी कोई किसी पे शासन करता है, अब अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया और उसकी अर्थव्यवस्था को हर प्रकार से छिन भिन कर दिया, उसको नष्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की, यहाँ से धन दौलत लूट कर ले गए, बड़े बड़े मंदिरों को लूट लिया, तो आर्थिक समस्या तो होना भारत के लिए भी था ही, कि आर्थिक समस्या तो भारत के सामने खड़ी ही होनी थी। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर थी उस समय। ये भारत के लिए एक मुख्य चुनौती थी। अब सभी जानते हैं कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। अब जब कृषि की उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ बहुत दयनीय स्थिति थी, यानी कि कृषि का उत्पादन जो था बहुत कम था, और क्या था, अधिकांश क्षेत्र जो थे हमारे, जो भारत के अधिकांश कृषि के क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। तो जो ये आर्थिक समस्या हुई तो कृषि की स्थिति बहुत उस समय अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र जो थे पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा जो है, ये पंजाब आपका पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो पंजाब में सबको पता है अत्यधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो इसका अधिकांश हिस्सा क्या था, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। तो कृषि के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र जो थे जब वो पाकिस्तान में चले गए तो कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, और भारत को क्या था, खाद्यान्नों की कमी हो गई भारत में। अब जनसंख्या तो बड़ी थी भारत की, और वहाँ पर क्या रहा, खाद्यान्न की कमी हो गई। अब भारत को क्या करना पड़ता था, जो खाद्यान्न होते थे उनको अन्य देशों से आयात करना पड़ता था। देखिए जो वर्ड है आपका आयात, इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। आयात क्या होता है, जब किसी वस्तु को अन्य देशों के द्वारा मंगाया जाता है, उसका आयात किया जाता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जैसे खाद्यान्न है, भारत में अगर उसकी कमी है और उसको अन्य देशों से मंगाया गया तो वो स्थिति क्या कहलाई आपको, कि खाद्यान्न का भारत में आयात किया गया। तो इसलिए खाद्यान्न में गेहूँ, अनाज वगैरह का अन्य देशों से भारत को उसका आयात करना पड़ता था। तो इसका एक निदान क्या, सोल्यूशन क्या किया गया कि भारत सरकार ने क्या किया,
कि कृषि में अत्यधिक नई नई तकनीकों के द्वारा उसके उत्पादन को बढ़ाया, यानी कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया। देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, कृषि में नई नई तकनीकें अपनाई गई। जो कृषि के औजार थे, जो पुरानी तकनीकें थी, उन सबको हटाकर नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, नए नए औजारों का प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों की उत्पादनता जो है वो बढ़ गई। और क्या हो गया, जमींदारी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। जमींदारी प्रथा, जमींदार क्या करते थे, किसानों को बहुत कष्ट देते थे, और किसान क्या थे, फिर पूरी तरह वो निर्भर रहते थे जमींदारों पर। तो इसलिए जमींदारी प्रथा को क्या किया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और भूमि जो है वो काश्तकारों को सौंप दी गई। अब वो अपने हिसाब से उस पर खेती करते थे भूमि पर, और खाद्यान्नों को उत्पादन करते थे। तो भारत क्या था, अब खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया था, यानी कि जो आर्थिक इसकी जो समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया था, और अब भारत क्या करने लगा था कि खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगा था। जैसे अभी आपको मैंने बताया आयात, ऐसे ही इसका वर्ड होता है निर्यात। अब आयात का अर्थ बताया मैंने, क्या, जब वस्तुओं को अन्य देशों से मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। इसी प्रकार से निर्यात होता है आपका, जब हमारे देश में किसी वस्तु का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है और हम उसको अन्य देशों में भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो भारत यानी कि इतना सक्षम हो गया था कि वो अब खाद्यान्न पदार्थों को या खाद्यान्नों को या अन्य कृषि पदार्थों को अन्य देशों को भी भेजने लगा था। तो भारत की जो समस्याएं थी, शरणार्थियों की समस्या, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, और फिर आपका पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट समस्या थी आर्थिक समस्या, इन सब का जो निदान है वो भारत सरकार ने धीरे धीरे कर लिया था। कि सबसे पहले शरणार्थियों को बसा दिया था, फिर देसी रियासतों का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने भारत में भारतीय संघ में ही उन सबको मिला लिया था। ऐसे ही जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना ने उन आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया और कश्मीर को अपने भारत का ही हिस्सा बना लिया। इसी प्रकार आर्थिक समस्या जो भारत की उस समय थी उसको भी भारतीय सरकार ने पूरी तरह से दूर किया। तो अब ये समस्याएं तो आपकी सब तत्कालीन भारत की समस्याएं थी, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो उसकी तत्कालीन समस्याएं थी, ये सभी समस्याएं उस समय की थी। अब देखिए, तत्कालीन समस्याओं का निपटारा तो भारत ने कर लिया, यानी कि उन समस्याओं को तो उसने सुलझा लिया, उन चुनौतियों का उसने सामना किया। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया और तत्कालीन समस्याओं का निदान वो कर चुका, तो उसके समक्ष कुछ अन्य भी चुनौतियां थी, यानी कि और भी कुछ चुनौतियां थी जिनको उसे करना था पूरा। तो वो थी उसकी स्वराज्य की चुनौतियां, यानी कि जब वो आज़ाद हो गया तो उसके बाद उसके समक्ष जो जो चुनौतियां थी, तो उसमें सबसे पहली क्या आती है, संविधान का निर्माण। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री की शपथ, जो भारतीय गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के उस समय वो गवर्नर थे, उन्होंने उनको शपथ दिलाई। जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को उस समय शपथ दिलाई। तो भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन वो अभी गणतंत्र नहीं था, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता उसकी अभी बाकी थी। गणतंत्र नहीं था से मतलब, गणतंत्र आपको बताया था, गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि जो शासक होता है वो वंशानुगत न होकर या राजा ना होकर उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो भारत अभी गणतंत्र था नहीं। तो 15 अगस्त जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनाकर तैयार किया गया, और इस प्रकार वो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तभी से हम सभी, आपको पता भी होगा, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में इसको मनाते भी हैं। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत की सरकार ने ये भी तो सोचा भाई कि अब हम जो ब्रिटिश सरकार है उसके नियम कानून क्यों मानेंगे, हमारा अपना संविधान होना चाहिए, अपने नियम कानून हम स्वयं बनाएं, हम पूरे प्रभुसत्ता संपन्न देश बन गया है। तो इसलिए उसका संविधान भी बनाया गया और भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया।
तो नेक्स्ट जो आती है आपकी विदेशी उपनिवेशों की विलीनीकरण की समस्या। पहले थी आपकी जो थी देसी रियासतों के विलय की समस्या थी, यानी कि जो देसी रियासत देश के अंदर की जो रियासतें थी उनको विलय करने की समस्या थी, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में मिला लिया था। अब लेकिन अब क्या था, वो तो मिल चुकी थी भारतीय संघ में। अब जो नेक्स्ट समस्या थी क्या थी, विदेशी उपनिवेश। उपनिवेश भी होते हैं, जैसे कि भाई कोई अन्य देश ने क्या किया, उस पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया क्षेत्र पर, उसको अपना उपनिवेश बना लिया। तो जो विदेशी उपनिवेश थे उनको भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाए, अब ये भी समस्या भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उन उपनिवेशों को भारत में कैसे विलय किया जाए। तो जो देश की स्वतंत्रता के बाद जो थे आपके गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली, इन सबको जिन पर फ्रांस व पुर्तगालियों का भी कब्जा था या अधिकार था, उनको भारत में विलय करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसका निदान क्या किया कि फ्रांस सरकार ने 1954 में तो 1954 में पुद्दुचेरी, चंद्रनगर व पालीकार इनको क्या किया, भारत को सौंप दिया। और बाद में आपके पुर्तगालियों ने भी जब सैनिक कार्यवाही की गई तो अन्य जो बचे थे क्षेत्र आपके वो भी भारत के सुपुर्द कर दिए, यानी कि जो उपनिवेश थे वो भी भारत में मिल गए। ये समस्या भी भारत की उस समय हल हो चुकी थी, यानी कि जब संविधान बन गया, संविधान का निर्माण किया गया, वो चुनौती भारत ने पूरी कर ली थी और फिर जो विदेशी उपनिवेश थे उनका भी भारत में विलय हो चुका था। नेक्स्ट आती है आपकी विकास की योजनाएं। देखिए सारी समस्याएं भारत ने सॉल्व कर ली थी, तत्कालीन समस्याएं जो उसके समक्ष थी वो भी, और फिर जो स्वराज्य की चुनौतियां थी उनको भी भारत पूरी तरह से सॉल्व कर चुका था या उसको निपटारा कर चुका था। अब उसके सामने आती हैं आपकी विकास की समस्याएं। अब विकास की समस्याएं क्या थी कि स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर थी। यानी कि देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अब क्या समस्या थी कि हमारे यहाँ की जनता जो थी बहुत ज़्यादा गरीब थी, अशिक्षित थे लोग, और उनमें सामाजिक व आर्थिक विषमताएं थी, यानी कि समाज जो है जाति बाति में बटा हुआ था। कुछ लोगों के पास धन अधिक था तो कुछ अत्यधिक गरीब थे। तो इन समस्याओं से उस समय भारत जो है बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। भारत बहुत ज़्यादा इन समस्याओं से उस समय घिरा हुआ था। तो उस समय क्या किया भारतीय सरकार ने, क्या किया, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग क्या करता था, ये अपनी अपनी नीतियां बनाता था। भारत में विकास की जो नीतियां बनती थी इसके द्वारा बनाई जाती थी, और आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। भारत देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में भारत में लागू की गई। इस योजना आयोग का यही कार्य था कि देश की जो विकास नीतियों किस प्रकार की हो, क्षेत्रों में किस प्रकार का विकास किया जाए, शिक्षा में कैसे विकास किया जाए, लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ये सब योजना बनाने का कार्य इस योजना आयोग का था। अब क्या हुआ, सन 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 2014 में क्या किया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। और उसके समाप्त कर क्या किया गया, जनवरी 2015 में नीति आयोग प्रारंभ किया गया। यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया था, नीति आयोग। अब नीति आयोग का क्या कार्य था, ये भी देश के विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता था। जो नीति आयोग था वो भी क्या करता था, देश के जो विकास की रूपरेखाएं होती थी उन सभी को तैयार करता था आपका नीति आयोग। यानी कि योजना आयोग जो बनाया गया था उसका भी यही कार्य था कि विकास योजनाएं किस प्रकार की हों, किस क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए। और फिर जब इसका नाम बदल कर जनवरी 2015 में नीति आयोग किया गया तो इसका भी कार्य यही था कि नीतियों को किस प्रकार लागू किया जाए, विकास की कौन कौन सी नीतियां ऐसी अपनाई जाए जिससे भारत देश विकास की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो। अब देखिए अभी जो आपको बताई कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ क्या क्या समस्याएं थी, तो ये तो आपको सबको बता ही दी मैंने कि शरणार्थियों की समस्या, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण और आर्थिक समस्या। और इनका सलूशन भी भारत सरकार द्वारा किया गया कि शरणार्थियों को बसाया गया, देसी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, और जो भारत पर जो आक्रमण किया गया उसको भी भारतीय सेना ने खदेड़ दिया और कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। आर्थिक समस्या को भी
सॉल्व किया गया। कृषि में अब आत्मनिर्भर बन चुका था भारत। इसी प्रकार जो स्वराज्य की समस्याएं थी उनका भी निदान भारतीय सरकार ने किया कि संविधान बनाया अपना। जैसे भारत का पहले संविधान नहीं था तो एक संविधान सभा का गठन करके अपने संविधान का निर्माण किया, यानी कि अब भारत पूरी तरह प्रभुसत्ता संपन्न देश बन चुका था और विकास की योजनाएं बनाई गई और जो विदेशी उपनिवेश थे उनको भी भारत में मिला लिया गया। इस पाठ के आपके कुछ शाब्दिक अर्थ आते हैं, जैसे आपका अग्रसर। अग्रसर ये आपने सुना भी होगा, अग्रसर यानी कि आगे बढ़ता हुआ। ये वर्ड आपका भारत के लिए ही यूज किया गया है। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत जब समस्त विश्व सो रहा है तो भारत अग्रसर है, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है, यानी कि आगे बढ़ने की ओर वो अग्रसर है। विकासशील यहाँ पर यूज होता है इसका वर्ड का, विकासशील। ये सबको पता भी होगा कि भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। देश होते हैं ना आपके विकसित देश, विकासशील देश, तो हमारा भारत देश कैसा है, एक विकासशील देश है। नेक्स्ट आता है आपका अनाधिकृत। अनाधिकृत, अनाधिकृत से मतलब एक तो होता है अधिकृत। अधिकृत मतलब जिस पे हमारा कब्जा है या जिस पर हमारा अधिकार है। एक होता है आपका अनाधिकृत। अनाधिकृत का अर्थ है हमारा जिस पर अधिकार न हो। अभी बताया था ना मैंने, कश्मीर पर क्या है उनका, पाकिस्तान वालों का 1/3 भाग पर अनाधिकृत कब्जा है, जिस पर अधिकार न हो, यानी कि उसका अधिकार नहीं है उस हिस्से पर, लेकिन उसने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, जिस पर अधिकार न हो, इसको कहते हैं हम अनाधिकृत। एक आता है आपका निर्यात। निर्यात ये मैंने आपको बताया ही था कि आयात निर्यात क्या होते हैं। आयात, जब देश में किसी वस्तु का उत्पादन अत्यधिक है या बहुत है तो उसको, आयात क्या होता है, जब हम किसी चीज़ों को अन्य देशों से मंगाते हैं तो उस स्थिति को हम आयात कहते हैं। और निर्यात होता है जब हमारे यहाँ पर किसी वस्तु का अत्यधिक उत्पादन होता है और हम अन्य देशों को उन्हें भेजते हैं उन वस्तुओं को, तो हम उसको कहते हैं निर्यात। उस स्थिति को कहा जाता है निर्यात। इस पाठ के अंतर्गत आपके बहुत से प्रश्न उत्तर भी आते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, इसके ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की गई। अब है योजना आयोग का नाम, नीति आयोग कब किया गया, तो जनवरी 1915 में योजना आयोग का नाम जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। अब ऐसे ही आता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कितनी कुल रियासतें थी, तो 562 रियासतों में भारत देश उस समय बटा हुआ था आपका। अब लौह पुरुष किसे कहा जाता है, मैंने बताया था आपको, जब भारत देशी रियासतों में बटा हुआ था तो क्या किया था कि किसने उन रियासतों को क्या किया था, भारत में विलय करने का कार्य किसने किया था भाई, बताया था ना अभी आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के कारण जब इसको देशी रियासतों का विलय किया तो इसी कारण उनको क्या कहा गया, लौह पुरुष क्या कहा, यानी कि आयरन मैन की उनको संज्ञा दी गई। ऐसे आता है स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उनको शपथ किसने दिलाई, जो गवर्नर थे माउंट बेंटन, उनको उन्होंने शपथ दिलाई। शरणार्थियों की समस्या क्या थी, या शरणार्थियों की समस्या ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, जब भारत में आए तो उनको बसाने की एक बहुत बड़ी समस्या थी, यही शरणार्थियों की समस्या थी। और जिसको भारत ने क्या किया, बहुत सारे पैसे खर्च किए और उनको मकान प्रोवाइड कराए गए, उनको भूमि दी गई जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और वहाँ पर आकर बस सकें। तो इन सब समस्याओं का निपटारा, भले उस समय भारत भी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे सभी चुनौतियों का सामना किया और सारी समस्याओं को धीरे धीरे निपटा दिया। अब इसमें आपको कुछ कार्य करना है बच्चों, जैसे संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने जो सहयोग किया उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। और वर्तमान में भारत की क्या क्या समस्याएं, यानी कि वो तो जब थी जब भारत स्वतंत्र हुआ कि उसकी तत्कालीन समस्याएं थी,
और उसकी स्वराज्य के बाद की समस्याएं या चुनौतियां थी जब वो आज़ाद हो चुका था। लेकिन वर्तमान में भी तो भारत की बहुत सी समस्याएं हैं ना, जैसे जनसंख्या की समस्या है भाई, या और समस्याएं हैं। तो ये आपको अपने आप से सोच कर ये लिखनी है और उनके विषय में लिखना है कि वर्तमान समय में भारत की क्या क्या और कौन सी समस्याएं हैं। तो इस पाठ का अध्ययन करके आपको इसके प्रश्न उत्तर भी करने हैं और इसके जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया वो भी करना है कि संविधान बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनकी लिस्ट बनाइए और वर्तमान में भारत की क्या समस्याएं हैं उनको भी लिखिए। थैंक यू।